साइकिल यात्रा मैंने 2019 की सर्दियों में मैंने प्लान किया था कि जलवायु परिवर्तन जो मुद्दा है उसके बारे में अपने हरियाणा में जानकारी न के बराबर है। तो मेरा ये था कि इस पे बातचीत शुरू हो, सबसे पहले तो बातचीत होगी, उसके बाद एक्शन होगा। तो मैंने फिर पूरे हरियाणा में साइकिल से निकला था। मैं 1 महीने मैंने साइकिल यात्रा की थी कि आप सड़क दूसरी जगह से बनाओ, साइड से बनाओ। एक लाइन में अगर 100 पेड़ खड़े हैं तो वो आप उनको नहीं काटो, उनके उस वहाँ दूसरी तरफ से आप सड़क बनाओ, वहाँ सड़क नहीं बनाई जानी चाहिए, हमारा विचार है। दूसरा मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट आप इसे कह सकते हैं, मैं एक स्कूल फॉर इन्वायरमेंट बनाना चाहता हूँ। भारत में कहीं भी है भी नहीं, भविष्य में कभी बन जाए मेरे से पहले वो एक अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ ऐसा बने जहाँ पर पर्यावरण से जुड़ी चीज़ों पर गहराई से अध्ययन हो। वहाँ पर स्टूडेंट्स आएँ, उस पर रेवाड़ी से गुड़गांव का हाईवे बन रहा था, अभी बन भी रहा है। वहाँ पर लाखों पेड़ काट दिए गए। हमने जाके विरोध किया, हम डीसी से मिले, तमाम लोगों से मिले। उन्होंने कहा कि हमने तो जी ये देखो कागज़ दिखा दिए कि हम इतने लाख पौधे लगाएंगे। मैं कहा जी वो छोटे छोटे पौधे लगाओगे 10 साल में जाके वो उस लेवल पे हो पाएंगे। तो सरकारें और पूंजीपति ये तो ऐसी तैसी करने पे लगे हुए हैं, पर्यावरण की फॉर्मेलिटी करते हैं। जो लोग इस पे काम करते हैं उनको कागज़ दिखा के चुप करवा देते हैं, लेकिन गंभीर नहीं है। मेरी किडनी की समस्या है पिछले 2 साल से। लोग तरह तरह के कमेंट भी करते हैं, बहुत सारी आलोचनाएं भी करते हैं, पता भी होता है, लेकिन उस पर मैं कोई जिक्र नहीं करूँगा, ना मैं सोचता भी हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी एनर्जी, इतना ही समय है। तो मैं ये सोचने में अपना समय लगाता हूँ कि पर्यावरण की बेहतरी कैसी हो और मेरे साथियों की बेहतरी कैसी हो। तो इस पर मैं एक विधायकों को तो पता नहीं होता कि पीएच क्या होता है, टीडीएस क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल कितना है, उनको नहीं पता। उन्हें ये पता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कितने पैसे कमाए जाएंगे, उनको नहीं मतलब। बात ये है कि हमने अपने नेता ही गलत चुन लिए, वो भी ठीक चुनने की, उसको जो हमने गलतियाँ कर दी उसको ठीक करने की भी ज़रूरत है। साथियों नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, आप देखने लग रहे हो HRCDO 16। फिलहाल भाई हमारे से टीम मौजूद हैं जो मतलब काफ़ी लंबे समय तक इस प्रकृति ने हजारों ही नहीं बल्कि लाखों की संख्या में पेड़ पौधे लगा चुके हैं। और ऐसे मतलब बेजुबान पक्षी, बेजुबान जानवर, बेसहारा लोगों की मदद करते हैं। भाई इनसे बातचीत कर दे, अगर सारी मैंने बता दी आपको तो इनसे क्या जानेंगे। भाई साहब राम राम। नमस्कार कपिल भाई। सबसे पहले तो भाई आपका परिचय करा दो दर्शकों को। मेरा नाम भाई लोकेश है और बेसिकली मैं डाबडाणी गांव से हूँ, भिवानी, लोकेश भिवानी। मैं सरनेम भी यूज़ करता हूँ। हमारी एक संस्था है स्टैंड विद नेचर, हम लोग पर्यावरण पर काम करते हैं, क्लाइमेट चेंज पर। जी, तो मतलब सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, क्लाइमेट जो व्यक्ति की जिंदगी होती है, लाइफ होती है, वो क्या होती है। प्रकृति ने जितने भी जीव बनाए हैं उनकी चीज़ें डिसाइड करी हैं कि आपकी लाइफ क्या है, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, पर्यावरण के प्रति आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, समाज के प्रति चीज़ें आपकी क्या हैं। तो उनको जब हम अपनी उस स्कोप में, उस फ्लो में जब निभा रहे होते हैं, वही हमारी लाइफ है, वही हमारा जीवन जीने का तरीका होता है। जी जी। अब उसको कोई सही तरीके से करता है, कोई अपने नियम बना के उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तब प्रकृति सामने आके उस पर काम करती है। उसके बहुत सारे अलग अलग परिणाम भी होते हैं फिर। तो लोकेश जी थोड़ा चलते भी रहेंगे, साथ साथ बातें चीतें करते रहेंगे। तो लोकेश जी, आपके अंदर ये जुनून कब से पैदा हुआ कि हम जो प्रकृति के लिए इतना सब कुछ करेंगे, और स्टैंड विद नेचर आपने बना लिया इतने लंबे समय से, कितने साल इसको हो गए और कितने लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं। स्टैंड विद नेचर दरअसल एक विचार है हमारा, और इस विचार पर मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। 6-7 साल पहले सामाजिक चीज़ों में पहले भी एक्टिव रहे, लेकिन फिर ये था कि ओवरऑल एक ऐसी चीज़ क्या है जिससे सब प्रभावित हैं। हमने बेरोज़गारी के मुद्दे पर भी काम किया, हमने सब चीज़ों पर अब भी करते हैं। जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो स्टूडेंट एक्टिविज्म हमने किया अलग अलग बैनर पर। तब ये था कि छात्रों की जो मांग मुद्दे हैं उन पर हम काम करें, लेकिन वो छात्रों के लिए हैं। ऐसे ही महिलाओं की जो मुद्दे हैं वो महिलाओं के लिए हैं। किसी के लिए बेरोज़गारी एक मुद्दा है, किसी के लिए महंगाई एक मुद्दा है, किसी के लिए हरियाणा में सरकार बनाना एक मुद्दा है, किसी के लिए देश में एक सरकार बनाना मुद्दा है, किसी के लिए अपनी कंपनी बड़ी करना मुद्दा है, किसी के लिए पूरी दुनिया पर राज करना मुद्दा है। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो सबको प्रभावित करती है, वो उस पर मैं काम करना चाह रहा था। तो वो चीज़ जो समझ में आई वो है पर्यावरण। प्रकृति एक ऐसी चीज़ है, आप पर भी उतना ये इफेक्ट डाल रही है, वो आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। एक गिलहरी जो यहाँ पे बैठी है उसके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। ये जो पानी बह रहा है ये भी उसका एक बड़ा हिस्सा है, और ये जो हवा चल रही है ये भी उसका एक बड़ा हिस्सा है। तो पूरी दुनिया की हर चीज़ जिसमें आ गई वो पर्यावरण है, वो नेचर है। तो स्टैंड विद नेचर एक विचार था और हमने इस पर काम शुरू किया। 2-3 साल मैंने अकेले काम किया, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी, तो फिर अब एक संगठन के रूप में हम काम कर रहे हैं। तो मतलब आपने ऐसी कौन सी ऐसी घटना आपने देखी कि प्रकृति के बारे में जो आजकल आप देखने को मिला, पीछे भी जैसे कि
2 साल पहले की घटना है, कोविड चला हुआ था। सिर्फ एक मतलब चाइना से निकली थी ये बीमारी और पूरे देश में इसका, पूरे विश्व में इसका जो ब्लास्ट हुआ, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि आपको जैसे भी खामियाजा, अगर गलती एक व्यक्ति करता है, खामियाजा उसको सारे का भुगतना पड़ता है, इस तरह की चीज़ें भी मतलब। और आपने मतलब सोचा इतनी कम एज के अंदर ये टैलेंट आपके अंदर लगा लो, या आप गॉड गिफ्टेड लगा लो, इस तरह की चीज़ें मतलब आज के समय में बिल्कुल भी इस तरह के लोग नहीं मिलते देखने को। जब कोरोना आया, देखो कोरोना की बात ये है कि प्रकृति के मामले में मेरा तो ये मानना है कि हम जब पर्यावरण के मामले में फॉर्मेलिटी करते हैं ना, तो पर्यावरण हमारे मामले में फॉर्मेलिटी कर रहा है। मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें कुछ साथी, कुछ लोग थे जो बैनर लगाए थे, उनके बारे में बात कर रहे थे जो प्लास्टिक के हैं। उससे मेरे को एक बात याद आ गई थी कि स्कूलों में, कॉलेजों में या कोई संगठनों में वो क्या करते हैं, प्लास्टिक हटाओ अभियान चलाते हैं, और वो जो प्लास्टिक हटाने की बात है वो प्लास्टिक के बैनर पे लिखी होती है। ये फॉर्मेलिटी हमारे लोग करते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जब हम पर्यावरण के मामले में फॉर्मेलिटी करते हैं तो प्रकृति फिर हमारे साथ फॉर्मेलिटी करती है कि भाई ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो वो जो गिद्ध है वो भी वैसा ही है, और एक गाय है वो भी वैसी, एक आदमी है वो भी ऐसा ही है। सब जीवों का बराबर अधिकार प्रकृति की संसाधनों पर है। हम मालिक समझ लेते हैं तो प्रकृति समय समय बताती है, डट जा कोई बात नहीं, मैं हूँ। जैसे पीछे उदाहरण था ये कोरोना। बिल्कुल, कोरोना एक बहुत बड़ा उदाहरण था, और उसमें कितनी सारी चीज़ें हुई थी वो सब ने देखी थी। उसके बाद पर्यावरण का महत्व कितना लोगों को समझ में आया था। लेकिन आदमी क्या है ना, आदमी मार्केट के इतने कंट्रोल में हो गया है, वो चीज़ें भूल जाता है। वो यहाँ पर जब बात कर रहा है ना, जब मैं तो जाता हूँ स्कूल कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, पर्यावरण की बात करता हूँ, तो जब हम बैठे बात कर रहे होते हैं ग्रुप में, ग्रुप डिस्कशन जब होते हैं, तब बड़े एक्टिव होते हैं लोग, बड़ा चिंता जाहिर करते हैं। जैसे ही उस दायरे से बाहर निकले वही चीज़ें फिर शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जकड़ लिया है, मानसिकता दूसरी हो गई है। दूसरी बात, जब आप बात कर रहे थे कि शुरुआत कहाँ से हुई, तो एक चीज़ हुई थी कि मेरे गांव में कोई कैंसर से एक्सपायर हुए थे कुछ साल पहले। मेरे दादाजी उस टाइम जीते थे। तो हरियाणा में मेरा गांव डाबडाणी है। तो मैंने पूछा, बापू कैसे मर गया था वो? तो बापू को पता नहीं था कि वो कैसे मर गया। वो बोला कि भाई कोई बड़ी बीमारी थी जिस तरह मर गया। मेरे दादाजी को नाम भी नहीं पता था उस बीमारी का, हमें भी नहीं पता था। 3-4 साल बाद जब मैं कॉलेज में आया तो एक्टिव थे सामाजिक रूप से, वो सीएमओ साहब के साथ बैठे थे, तो वो पता चला कि भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ऐसा गांव नहीं है, एक आधा ही गांव बचा है जिसमें कैंसर के मरीज ना हो। तो मैं कहा ये क्या है, तो पता चला वो जो बटड़ी बीमारी जिसका 4 साल पहले नाम कौन बेरा था, आज वह कैंसर नाम था हर घर में आ रही है। दूसरी बात, इस बात में एक बात और जोड़ते हुए मैं ये बताता हूँ आपको, ये जानकारी है, ये फैक्ट है। सैंपल लिए गए, जो ग्राउंड वाटर है उसके सैंपल लिए गए हैं। हरियाणा में भिवाड़ी सबसे ऐसा जिला है जिसका लगभग, अपने ज़िले में जितने भी गांव हैं सिर्फ 8-10 गांव ऐसे हैं जिसका पानी जो है पीने लायक है। पीने लायक पानी नहीं बचा है। कैंसर के मरीज हर गांव में इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, और वो इस वजह से बढ़े क्योंकि पानी ख़राब है हमारा। और वो पानी ख़राब कैसे हो गया, उस पर बात करते हैं हम, पर्यावरण पे, तो उस पर फिर हम स्टैंड विद नेचर के बैनर पे बात करते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रमों में हम लोगों को जागरूक भी करते हैं कि भाई ये चीज़ें बढ़ रही हैं, इसको समय रहते रोक लो, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी, अभी 21वीं सदी चली हुई है लोकेश जी, और समय के साथ परिवर्तन भी बड़ा ज़रूरी होता है। टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। आज के समय में अगर मैं बगैर जो इतनी भी ये फील्ड के अंदर अगर मैं कीटनाशक दवाइयाँ नहीं डालूंगा, स्प्रे वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं करूँगा, तो ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी नहीं उस चीज़ की। अगर हम शुरुआत स्टार्टिंग में अगर कुदरत की चीज़ बोएंगे, नेचुरली जिस चीज़ को हम उगाएंगे या बोएंगे, वो होगा नहीं एक। और ये प्रकृति अब ये कह रही है कि जिस तरह भी उसके अंदर अगर कोई भी हम अगर गेहूं लगा लो या खाने के लिए अनाज लगा लो, कोई इस तरह की चीज़ें लगा लो, जिससे क्या होता है कि पहले उसके अंदर अगर हम जहर डालेंगे तभी वो ग्रोथ करेगा। अगर नेचुरली तो कुछ चीज़ ग्रोथ होगी ही नहीं। अब प्रकृति को भी इस चीज़ की मतलब हैबिट लग चुकी है। तो हैबिट डाली तो हम नहीं है ना, वो जहर डालना तो शुरू तो हम नहीं करे है। क्या हुआ कि कुछ कंपनी आई, थोड़ा पीछे लो, कुछ कंपनी आई, उन कंपनियों ने क्या किया कि आप याद करो 1996 से पहले पानी नहीं बिकता था। कोई कंपनी आई, उसने आके बताया कि ये मेरी जो बोतल है बिस्लेरी की, ये सबसे शुद्ध पानी है, तुम अगर इसे पियोगे तो तुम्हारे अंदर बहुत इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने बताया ये पानी पियो, 15 रुपये की बोतल है। तब तो वो दिल्ली जैसे शहरों में बड़े लोग पीते थे, जो अमीर लोग थे। आज हमारे गाँव में भी वो कैंपर खरीद के पिया जाता है। तो आदत किसने डाली? हमने डाली, मार्केट ने डाली। मार्केट ने बताया इस खेत से जो तुम अगर साल के 30,000 रुपये कमाते थे, तो मेरा एक यूरिया का कट्टा डाल लो 500 रुपये का, तुम 30 से 35,000 रुपये कमाने लग जाओगे। हमने 5,000 रुपये के चक्कर में उस ज़मीन की ऐसी तैसी कर दी।
अब वो क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, हमारे अकाउंट में 5,000 रुपये फालतू तो आ गए, लेकिन वो जो कैंसर आ गया ना, उसने हमारी ऐसी तैसी कर दी। वो हमारे 5,000 की बजाय 50,000 भी ले जाता है और 5 लाख भी ले जाता है। हमारे खेत भी बिक जाते हैं उन बीमारियों के चक्कर में। हरियाणा के घरों में हो रहा है। एक बात और बताता हूँ, हमारे घरों में आपको याद होगा, पहले सिर्फ एक हरे पत्ते की गोली हुआ करती। माँ हर ताई हर कोई बीमार भी हो जाया करता, अब हरे पत्ते की गोली ले लिया करते, ठीक हो जाया करते, उससे ज़्यादा कोई दवाई नहीं थी। आज अगर आपका 6 लोगों का अगर परिवार है तो 2 आदमी ऐसे मिलेंगे जिनकी परमानेंट दवाइयाँ चल रही है किसी ना किसी बीमारी की, और पता नहीं कितनी दवाइयाँ रखी हैं। कैसे? सबसे मेन चीज़ है, हमारा किचन इतना डिस्टर्ब हो चुका है, हमारे किचन में इतना जहर आ चुका है, वो हम खा रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, और वो क्या, उसका रिजल्ट क्या है कि हम इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं, इतने बीमार हो रहे हैं, ये उसका रिजल्ट है। हाँ, पहले के समय में भी जिस तरह के आज का पोल्यूशन सतर लगा लो आप, इतना नहीं होता था। आज के समय में अगर घर में 4 व्यक्ति हैं तो चारों के पास जॉब में है या सर्विस में है, चारों लोगों के पास गाड़ियां हैं, बाइक हैं। इस तरह का मतलब पोल्यूशन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए मतलब आपने भी 6 साल हो गए कह रहे हो, 6 साल से आप ये काम कर रहे हो, आपने बताया कि किस तरह से मतलब जो पोल्यूशन का सतर था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही नजर आ रहा है। और आपने अपनी लाइफ के अंदर इतने कितने पौधे लगा दिए, और ये भी सुनने को मिलता है कि आपने मतलब साइकिल यात्रा भी पूरे मतलब भारत के अंदर निकाली थी। साइकिल यात्रा मैंने 2019 की सर्दियों में मैंने प्लान किया था कि जलवायु परिवर्तन जो मुद्दा है उसके बारे में अपने हरियाणा में जानकारी न के बराबर है। तो मेरा ये था कि इस पे बातचीत शुरू हो, सबसे पहले तो बातचीत होगी, उसके बाद एक्शन होगा। तो मैंने फिर पूरे हरियाणा में साइकिल से निकला था। मैं 1 महीने मैंने साइकिल यात्रा की थी। हज़ारों लाखों बच्चों से, युवाओं से, स्टूडेंट से हम लोग मिले थे, और उसके बाद पूरे देश की भी यात्रा मैंने अलग लोगों के साथ की थी, और उसमें भी हमने 16 स्टेट में पर्यावरण के बारे में बातचीत करी थी। वो फिर कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ तो वापस आना पड़ा था। दूसरी बात, हमारा पेड़ पौधा लगाने का ये है कि हम लोग बहुत कम प्लांटेशन करते हैं, हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग। पहली बात तो ये है कि हम उतने ही पौधे लगाएं जिनको हम ट्रैक कर सकें। हमने पिछले मानसून में और उससे पिछले मानसून में 3500 से पिछले में लगाए थे, और इस बार हमने 1000 लगाए थे। 4,500 पौधे हमने लगाए थे, जिसमें से 4300 पौधे हमारे जिंदा हैं। हम एक एक आदमी को ट्रैक करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने एक पौधा हमारे साथ जुड़ के लगाया, उस पौधे का हम डिटेल लेते हैं, उसको ट्रैक करते हैं कि भाई ये कितने समय तक जीवित रहा है, नहीं रहा तो क्यों नहीं रहा, उसको हम ट्रैक करते हैं प्रॉपर। दूसरी बात, पेड़ लगा, अभी ये यहाँ पर ये जो पौधा खड़ा है, पेड़ खड़ा है, ये अगर कटता है तो इसकी ये, अगर हम 100 छोटे पौधे लगाएंगे तो इसकी जगह वो नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जो लगे हुए हैं, ग्रोथ किए हुए बड़े पेड़ हैं, उनको कटने से बचाया जाए। आप नए लगा के उसको कवर नहीं कर सकते, आप लगाओ, प्लांटेशन करो, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि कटने से बचाओ पेड़ों को। उस पे हम काम करते हैं, और भी बाकी चीज़ों पे जागरूकता हो, इस पर भी हम काम करते हैं। जी, आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई। अभी जैसे भी सरकार 4 लाइन हाईवे हरियाणा के अंदर निकाल रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, क्या कि छोटे रोड थे उनको चौड़ा किया जा रहा है, और जो साइड में पेड़ थे उनको भी उखाड़ा जा रहा है दिन प्रतिदिन। अब उसके पीछे ही लोग कहते हैं कि हम साथ साथ लगाते भी हैं। हमने विरोध किया था, रेवाड़ी से गुड़गांव का हाईवे बन रहा था, अभी बन भी रहा है, वहाँ पर लाखों पेड़ काट दिए गए। हमने जाके विरोध किया, हम डीसी से मिले, तमाम लोगों से मिले। उन्होंने कहा कि हमने तो जी ये देखो कागज़ दिखा दिए कि हम इतने लाख पौधे लगाएंगे। मैं कहा जी वो छोटे छोटे पौधे लगाओगे, 10 साल में जाके वो उस लेवल पे हो पाएंगे? तो सरकारें और पूंजीपति ये तो ऐसी तैसी करने पे लगे हुए हैं, पर्यावरण की फॉर्मेलिटी करते हैं। जो लोग इस पे काम करते हैं उनको कागज़ दिखा के चुप करवा देते हैं, लेकिन गंभीर नहीं है। उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, बहुत हमारा ही नुकसान होता है, एक एक आदमी का, और दूसरा बाकी जीवों का नुकसान होता है। तो ये जो इस तरह से पेड़ काट रहे हैं, इनको चाहिए कि आप सड़क दूसरी जगह से बनाओ, साइड से बनाओ। एक लाइन में अगर 100 पेड़ खड़े हैं तो वो आप उनको नहीं काटो, उनके उस वहाँ दूसरी तरफ से आप सड़क बनाओ, वहाँ सड़क नहीं बनाई जानी चाहिए, हमारा विचार है। दूसरी बात, जिसको थोड़े बहुत पेड़ आपने काटे भी हैं, जिस ठेकेदार को आपने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाए अगर वो पेड़ जीवित नहीं रहेंगे जो आप लगाओगे। आप अगर कॉन्ट्रैक्टर हो, आपने कहा कि मैं 100 पेड़ काट के 1000 लगाऊंगा, तो आपसे 1 साल बाद रिकॉर्ड मांगा जाए कि वो 1000 पौधे कहाँ हैं, कितने बड़े हो गए, और अगर वो नहीं है तो आपका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, आपको जेल होनी चाहिए। तो हमारा विचार है स्टैंड विद नेचर का। जी जी, स्टैंड विद नेचर को बनाए हुए आपने 6 साल हो गए, तो 4 साल हो गए, सॉरी 4 साल आपने बनाए हुए होगे लोकेश जी। और मतलब जो काम सरकार कर रही है वो चीज़ें आप कर रहे हो। आप इतने बड़े सरकारी पद पे भी नहीं हो, गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं हो, इतना फंडिंग वंडिंग फिर कहाँ से आता है लोकेश जी? नियत की बात है। अगर आप, जैसे हमारा एक बड़ा सीधा सा मानना है, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं,
आप अगर 100 रुपये कमाते हो तो उस 100 रुपये में से 10 रुपये हम पर्यावरण पे खर्च करते हैं। तो हमारे साथ 100 लोग हैं तो हमारे पास 1000 रुपये ऐसे होते हैं जो हम पेड़ पौधों पे, लोगों को जागरूक करने पे खर्च करते हैं। हम कोई पब्लिक फंडिंग अभी तक हमने नहीं करी है, ना ही हम किसी नेता के पास गए हैं भाई हमें पैसे दे दो, हमें पर्यावरण पे काम करना है। हमारी नीयत है, हमारे पास ऊर्जा है, हम जितना कर पाएंगे हम करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, पदों पर हैं वो क्या कर रहे हैं वो तो आप एक RTI लगाओगे तो पता चल जाएगा उन्होंने क्या किया है, वो नंगे हो जाएंगे, उनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि विरोध एक हद तक किया जाना चाहिए चीज़ों का, गलत का, लेकिन आप हमेशा ही विरोध करते रहें, हमेशा आलोचना करते रहें, ये हमारा विचार नहीं है। तो हम सरकार की आलोचना या किसी नेता की आलोचना करने पे ज़्यादा समय नहीं लगाते। हम हमारे पास जो जितनी एनर्जी है, जितना संसाधन है वो हम पर्यावरण पर खर्च करते हैं। तो हमारा ये काम करने का तरीका है। जी, तो फिर मतलब भविष्य के अंदर भी जो लोग इस तरह के युवा लगा लो या कुछ बहनें लगा लो, जो इस तरह की चीज़ें उनके अंदर जुनून है इस तरह की करने का, या मतलब तो वो कैसे फिर कर पाएँ या आपसे जुड़ पाएँ बहुत से? हमारा स्टैंड विद नेचर आप सोशल मीडिया पे कहीं पर भी जाओगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, आप जिस भी विचार पर काम करना चाहते हो ना, आपको रोड मैप बनाने की ज़रूरत है, आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। आप अगर किसी भी चीज़ पर काम करना चाहते हो, आप अगर बेरोज़गारी के मुद्दे पर काम करना चाहते हो, आप उस डेटा को पढ़ो जो पिछले 20 साल में सरकार ने किया और किसी एजेंसी ने किया। जब आपके पास डेटा नहीं है तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे, आपके पास रिसर्च नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे। आप नारे लगा लोगे, आप ये सरकार जिंदाबाद, ये सरकार मुर्दाबाद, ये सब कर लोगे, लेकिन आप कुछ ठोस नहीं कर पाओगे। आपके साथ जो 10 लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमारा तो विचार है, हम अपने लोगों के स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। मेरे साथ लगभग 150 से ज़्यादा ऐसे 12th और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले कोई जब जुड़ने आता है तो पहले ये पूछता हूँ कि भाई आप ठीक, आप पर्यावरण के प्रति आप हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हो, लेकिन आपका काम क्या है, आप रोज़गार आपका क्या है, आपकी पढ़ाई क्या है, ताकि हम उसको भी बेटर कर सकें। उस स्किल को हम थोड़ा शार्प करने पर काम करते हैं, हमारे पास एक्सपर्ट है, और फिर उसको रोज़गार से जोड़ने का भी हम काम करते हैं। हमारे साथ कोई बेरोज़गार साथी जुड़ा है तो उसको हम कोशिश रहती है कि हम अगले कुछ समय में उसको ठीक शार्प करके इस चीज़ में उसको कोई स्किल प्रोवाइड करवा के, ट्रेनिंग दे के उसको रोज़गार से जोड़ें, उसकी आय का साधन बनाएं। उसके बाद हम उसको अपने पर्यावरण के अभियान में भी साथ रखें। ऐसा नहीं है कि हम उससे नारे लगवाते रहें, उससे पौधे लगवाते रहें और उसके परिवार की हालत ख़राब हो और हम उस तरफ कोई ध्यान भी ना दें। क्योंकि किसी भी संगठन के ख़राब होने का, फेल होने का एक बड़ा कारण ये होता है कि वो, चलो संगठन बढ़ भी जाते हैं लेकिन वो लोगों को ख़त्म कर देते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। और सबसे ज़्यादा ख़त्म जो युवाओं को करते हैं। मैं बहुत सारे छात्र संगठनों के संपर्क में रहा हूँ। छात्र संगठन 3-4 साल जो ग्रेजुएशन का जो बहुत कीमती समय होता है, उस समय उन बच्चों को इन्वॉल्व कर देते हैं। उसमें से 2-3 बच्चे तो ऐसे निकल जाते हैं जो नेता बन जाते हैं, कुछ और बन जाते हैं, लेकिन बाकी जो 98-97 बच्चे 100 में से बचे, वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं अपनी लाइफ में। तो मैं ये मानता हूँ कि इस तरह से बच्चों के समय का जो है, स्टूडेंट्स के समय का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो हमारे संगठन में जो भी जुड़ता है उसका हम फिर ओवरऑल डेवलपमेंट हम करने की कोशिश करते हैं कि सब तरह से ये व्यक्ति सक्षम हो जाए, फिर हम कोई बात करेंगे तो बड़ी मजबूती से रखी जाएगी। दूसरा बात आपने राजनीतिक पार्टियों की करी। मैं तो कोई भी राजनीतिक मंच होता है, कहीं भी हमें बुलाया जाता है तो कहता हूँ कि आप अपने राजनीतिक भाषणों में, आप अगर चुनाव लड़ रहे हो तो आप बात करो, पर्यावरण की बात करो, जलवायु परिवर्तन की बात करो। कोई आदमी अगर सच का चुनाव लड़ रहा है, उसे ये नहीं पता मेरे गाँव में कितने जोड़ थे, वो ख़त्म हो गए, वो क्यों हो गए, तो उसको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का, ये हमारा मानना है। उसको पता होना चाहिए आपके क्षेत्र में कितना पर्यावरण का नुकसान हुआ है और उसके ऊपर काम करने का आपका रोड मैप क्या है। तो वो मेरे को लगता है कि वो सही प्रतिनिधि हो सकता है, नहीं तो वो फिर फर्जी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। जी जी, तो आपने देखा होगा दर्शकों, मतलब कितने कम एज के अंदर कुछ पर्सनल चीज़ें भी इनसे जानते हैं। जी, आपकी एज कितनी है लोकेश जी? अभी मैं 25 का हूँ। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो? मैरिड हूँ। तो फिर मतलब परिवार की चीज़ें भी आप गांव से बिलोंग किया आपने, इस तरह की चीज़ें आती हैं परिवार की लगा लो या गांव वालों की लगा लो कि टांग खींचने को लिए लगे रहते हैं, कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है, कि आपके जीवन में इस तरह की चीज़ें नहीं घटी घटनाएं? होती हैं लेकिन उनको महत्व देने का समय भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है मेरे पास। मैं बीमार भी रहता हूँ, मेरी किडनी की समस्या है पिछले 2 साल से। लोग तरह तरह के कमेंट भी करते हैं, बहुत सारी आलोचनाएं भी करते हैं, पता भी होता है, लेकिन उस पर मैं कोई जिक्र नहीं करूँगा, ना मैं सोचता भी हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी एनर्जी है, इतना ही समय है। तो मैं ये सोचने में अपना समय लगाता हूँ कि पर्यावरण की बेहतरी कैसी हो और मेरे साथियों की बेहतरी कैसी हो, तो इस पर मैं काम करता हूँ।
जी, तो फिर आप बीमार लंबे पिछले 2-3 सालों से नज़र भी नहीं आते हो सोशल मीडिया पे भी और इस तरह की चीज़ों में भी, तो बीमारी आप किस वजह से हुई, किस चीज़ की मतलब क्या कारण रहा होगा लोकेश जी? दरअसल क्या होता है ना कि हमारा जो रूटीन है वो एक बड़ा कारण होता है हमारे स्वास्थ्य के पीछे। जब तक हम बीमार नहीं होते तो हमें पता नहीं होता कि जब हम बीमार होते हैं तो कितनी समस्याएं हमारे सामने होती हैं। हमें उस स्वास्थ्य की वैल्यू नहीं पता होती। तो दरअसल मेरा कोविड के दौरान हुआ था। मैं दिल्ली में था, कुछ काम कर रहा था, वहाँ पर मुझे कोविड हुआ। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक और वो सारी चीज़ें मैंने खाई, तो उसकी वजह से मेरी किडनी ने फ़िल्टर करना बंद कर दिया। तो अब मेरे जो है प्रोटीन यूरिया करके एक बीमारी होती है वो मुझे है, जिससे सारा प्रोटीन आउट हो जाता है, एनर्जी नहीं रहती बॉडी में। तो फिर भी मैं तो कोशिश करता हूँ जितना समय समाज में दे पाते हैं। सोशल मीडिया वगैरह का तो ऐसा है, वो स्क्रॉल करना होता है, आप पूरे दिन कर लो, 10 मिनट कर लो। मैंने मोबाइल से फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ें हटा रखी हैं। जब शाम को आधे घंटे के लिए खोलना होता है तो कंप्यूटर में अपना खोल लिया। अब कंप्यूटर को उठाए नहीं घूम सकते, फ़ोन में चलाएंगे तो कितना ही समय उसे देख लो, तो वो थोड़ा अवॉइड करता हूँ मैं अब। तो परिवार वालों ने मना नहीं किया कि भाई इतने पढ़े लिखे हो, इस तरह की चीज़ें हो, क्या करने चल पड़े हो किस रास्ते पे, मतलब इस तरह की चीज़ें? परिवार का ऐसा है कपिल भाई, मुझे ऐसा लगता है कि परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां होती है अगर हम उन्हें पूरा करते हैं तो परिवार भी हमारा साथ देता है। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि जो विचार पर आप काम करना चाहते हो उसको अगर आप अपने परिवार को ही नहीं समझा पा रहे, अपने आसपास के लोगों को नहीं समझा पा रहे, तो समाज को भी नहीं समझा पाओगे। तो मैंने तो 2 साल पहले परिवार को समझाने पर भी लगाए। दूसरी बात ये है कि मैंने एक अपना मनी मैनेजमेंट का एक सिस्टम बना रखा है कि मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो उसमें से 30 रुपये सबसे पहले तो घर वालों को दे देता हूँ। भाई मेरी आपके प्रति जो जिम्मेदारी है ये मैंने पूरी कर दी, आप ये करो। मेरे पास 70 रुपये बच गए, 30 रुपये मैं भविष्य के लिए सेव या इन्वेस्ट कर लेता हूँ। 30 रुपये मेरे उस काम करने के दौरान खर्च हो जाते हैं, रहने के, खाने के, पीने के, दवाइयों के। 10 रुपये बच गए, उसको पर्यावरण पे खर्च कर देता हूँ। तो मेरा तो 100 रुपये का सिस्टम है, ये बना हुआ है, बढ़िया है, चल रहा मान ले जोड़ो जाड़ो को नहीं के। है। इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, ये बात तो मैं कहना चाहूँगा कि सेविंग, देखो मैं अब खैर उतना नहीं कर पाता चीज़ें, मैं अपनी चीज़ें चला पा रहा हूँ, लेकिन जो भी साथी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं हमेशा एक बात कहूँगा, देखो सेविंग कल्चर जो था वो पुराना कल्चर था कि पैसे बचाओ। अब जो नया कल्चर है जिसे हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है वो है इन्वेस्ट करो। तो इन्वेस्टमेंट सीखनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आप यूट्यूब से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के गुरु हैं, उनसे सीख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आना चाहिए सबको, पैसों जी को इन्वेस्ट करना सीखो। जी जी। तो मतलब थोड़ा सा आप पढ़ाई के बारे में बता दो, कितनी पढ़ाई आपने पढ़ रखी है और आगे का मतलब क्या कुछ प्लानिंग है, और इस तरह की चीज़ें भी, थोड़ी मैंने पर्सनल नॉर्मल चीज़ें भी। ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने कुछ सर्टिफिकेट्स किए, कुछ डिप्लोमा इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही किए हैं। अभी भी मैंने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है जिसमें मैंने फ़िलहाल एक इन्वायरमेंट से, क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है, एक डिप्लोमा है, उसके लिए अप्लाई किया है। अगर वहाँ होता है तो मेरा 6 महीने का रहेगा। इसके साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि जो स्किल डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर जो सिखाने वाले कोर्स हैं छोटे छोटे, 3 महीने के, 6 महीने के, उन पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि मैं उसको समाज में दे पाऊँ, कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। मैंने नॉर्मल कोई पीएचडी भी कर ली तो पीएचडी फिर मैं उस विषय पे कराऊँ जिसकी ज़रूरत है। मैं उस विषय पे ना करूँ जो मैं अपने शौक़ के लिए करूँ। लेकिन अगर मैं इस पौधे पे पीएचडी कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि ये पौधा हमें क्या दे रहा है, हम इसे क्या दे रहे हैं और इसकी ज़रूरत कितनी क्या है। उन चीज़ों पे मैं कोशिश करता हूँ कि हमारी सबकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो हमें सिखाए कि समाज को और हमें कैसे बेहतर कर सकती है। तो फिर मतलब कुछ युवाओं के लिए कुछ आप इस तरह की चीज़ें या कुछ इस तरह का पिटारा भी खोलने वाले हैं क्या, जो मतलब जिनके अंदर ये जुनून है पैदा हो रखा है, समाज की सेवा का लगा लो या पर्यावरण का लगा लो या प्रकृति को बचाने का लगा लो? इसमें तो ऐसा है कपिल भाई, हम एक स्किल डेवलपमेंट, स्किल स्कूल, 2 चीज़ें मैं शुरू करने जा रहा हूँ भविष्य में, जो मेरे प्लान है। एक तो स्किल स्कूल मैं बनाऊँ। स्किल स्कूल क्या होगा जिसमें कितनी भी पढ़ाई आपने कर ली, मैंने ये मेरे गांव में देखा, आसपास के गांव में देखा कि बच्चे ग्रेजुएशन कर ली, पीजी कर ली और भी कितने 2 एमए कर ली, कुछ भी कर लिया, उसके बाद भी उन्हें नहीं पता होता है अब मैं अर्निंग कैसे करूँ। तो हम जो स्किल स्कूल होगा उसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप अपनी पढ़ाई का प्रयोग पैसे कमाने में कैसे कर सकते हो, और वो शुद्ध पैसा हो, वो पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुँचाए हो, सस्टेनेबल तरीके से आपकी ज़िंदगी कैसे चले और वहीं से कैसे अर्निंग भी हो, इस चीज़ पे। दूसरा मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट आप इसे कह सकते हैं, मैं एक स्कूल फॉर इन्वायरमेंट बनाना चाहता हूँ। भारत में कहीं भी है भी नहीं, भविष्य में कभी बन जाए मेरे से पहले वो एक अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ ऐसा बने, जहाँ पर पर्यावरण से जुड़ी चीज़ों पर गहराई से अध्ययन हो, वहाँ पर स्टूडेंट्स आएँ, उस पर वहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स हो, डिप्लोमा हो, और बच्चों को, स्टूडेंट्स को वो सिखाया जाए जो पर्यावरण के वो ज़मीनी चीज़ें जिनसे बदलाव आ सकता है, जिनसे हम बैक टू बेसिक्स पे जा सकते हैं। धरती गोल है, तो
तो हमारा जीवन भी गोल है, हमारी चीज़ें भी गोल है, हम वहीं पे पहुंच जाते हैं जहाँ से शुरू हुए थे। जैसे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन अब वापस ऑर्गेनिक की तरफ लौटना शुरू हो गए, तो हम वहीं पे पहुंच जाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। तो जब वहीं पे जा रहे हैं तो उसके बारे में आज के समय को लेकर और उस पहले के समय को लेकर और भविष्य को लेकर, इन तीनों का तालमेल बना के कैसे चीज़ों की बेहतरी हो सकती है, इस पे हम काम करना चाहते हैं, स्कूल फॉर इन्वायरमेंट पर। जी जी। तो आपने सुन ही लिया होगा भाई का मुँह है कि मतलब भविष्य के अंदर भी जो ऐसे ऐसे युवा ने जो ये तैयार करेंगे। भाई साहब आपका दिमाग में कोई चिप चाप तो नहीं ला रखी है? मेरा वो नहीं। मेरा ना मतलब इतनी बात आप जो बताने ला रहे हो, जो सारी काम की बेकाम की एक भी बात कौन बताइए लग। इसमें ऐसा है, जिस तरह की चीज़ों पे आपका जो माहौल होता है ना, वैसी आप बातें भी करते हो। मैं बीमार भी होता हूँ, मैं ठीक भी होता हूँ, मैं कुछ भी कर रहा होता हूँ, मेरे आसपास के साथी वही होते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि अभी चिड़िया की आवाज़ आई, तो ये सारे फिर इस बात पे बात करेंगे कि चिड़िया इतनी कम क्यों होगी, उसके कारण क्या है, और यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था अभी। भविष्य में क्यों। जैसे हमने मेरी एक साथी है विद्या देवी, उन्होंने एक आरटीआई नहीं, वो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख दी कि जी हमारे यहाँ पर मैंने जावा नहीं देखा है, जाओ वो बाघ ले आए थे ना, प्रधानमंत्री जी बाघ लेके आए थे, चित्ते लेके आए थे, तो बोले जी कुछ जावे भी लेके आओ, हमारे यहाँ जावे खत्म हो गए। तो उनका लेटर आया, डीएफओ का फ़ोन भी आया 10 एक दिन पहले, बोले कि जी हम दिखा लाएंगे आपको जावा है। मतलब बात ये है कि आप बच्चों से ही पूछोगे तो उनको नहीं पता जावा क्या है, वो चूहा देखे बहुत दिन हो गए जिसके शरीर पे कांटे होते। बात ये होनी चाहिए कहाँ चले गए, क्यों चले गए। बहुत सारे जीव हैं, मोर पहले ऐसे ही मिल जाते थे, हर बच्चे की किताब में एक मोर पंख मिलता था, एक वो विद्या मिलती थी, कहाँ चली गई, है ही नहीं। तो इस पर गहराई से बातचीत हो, और ये समझने की बात है कि हम डेवलपमेंट में किधर जा रहे हैं, हम डेवलपमेंट में कितना नुकसान खुद का कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। हरियाणा भिवाड़ी सबसे प्रदूषित पानी वाले ज़िलों में है, हमारा ग्राउंड वाटर बिल्कुल सड़ चुका है। आप अगर अभी मत मेरे फ़ोन में रिपोर्ट है, उसको अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से भिवाड़ी का पानी इतना ख़राब हो चुका है कि वहाँ पर कैंसर ये हो रहा है। देखो वो तो देखो सारे की तरह के, लेकिन भिवाड़ी में सब तो ज़्यादा। हरियाणा के यमुनानगर के टिबड़िया गांव में अब तक कैंसर से ग्रसित कई लोगों की मौत हो चुकी है पानी की वजह से, क्योंकि ट्यूबवेल का पानी है वो इतना ख़राब है। भिवाड़ी के सटे गांव आलूवास देवसर माजरा में 35,000 की आबादी है, और वहाँ पर 10 से ज़्यादा मौत क्यों किस वजह से हो चुकी है, कैंसर से। आलूवास ये अपना देवसर पास में ही है। 11,000 जो वहाँ का TDS है पानी का, पीने का पानी का। तो वहाँ पर अब आप ये बात DC साहब से, विधायकों को तो पता नहीं होता कि पीएच क्या होता है, TDS क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल कितना है, उनको नहीं पता। उन्हें ये पता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कितने पैसे कमाए जाएंगे, उनको नहीं मतलब। बात ये है कि हमने अपने नेता ही गलत सुन लिए, वो भी ठीक सुनने की, उसको जो हमने गलतियाँ कर दी उसको ठीक करने की भी ज़रूरत है, अगर हम अपने बच्चों को सही भविष्य देना चाहते हैं। नहीं तो क्या होगा, बच्चे पीछे वो सिलेंडर बांध के घूमा करेंगे, सांस लेंगे। समस्या ये है कि वो टैंकर खरीदना पड़ जाएगा, तो हमारे आदमी, हमारे लोग, हमारे समाज तो ऐसा है, वो पैसे ज़्यादा कमाएंगे, भैया वो भी खरीदना है, उसके पैसे भी कमाओ। बात तब भी नहीं करेंगे कि भाई पेड़ मत काटो, ठीक है ना। मतलब आपका फायदा राजनीतिक लोग देखेंगे। वो मार्केट ने लोगों को ऐसा बना दिया कि पैसे से बाहर हम सोच ही नहीं पाते हैं, पैसे से बाहर हम निकल ही नहीं पाते हैं। पैसा हमारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए था। हमने क्या कर दिया, देखो हम पैसा इसलिए कमाते हैं, आपने बाइक ले ली है, हमने गाड़ी ले ली, किसी ने कुछ ले लिया, ताकि हमारा जीवन आसान हो जाए, सुखद हो जाए। अब वो सुख बचा नहीं है, और हम सोच रहे हैं पड़ोसी ने ले ली तो मैं भी ले लूँ। मेरा यूज़ नहीं है, लेकिन पड़ोसी ने ले ली तो मेरे को लेनी है। ये एक गलत कंसेप्ट, जो कल्चर जो है ना बनता जा रहा है समाज में, जो नहीं होना चाहिए। तो बात आ गई थी क्लाइमेट की, तो आपने साइकिल यात्रा निकाली, कितने हज़ार किलोमीटर तक की आपको यात्रा निकाली, उससे मतलब आपने लोगों को क्या संदेश दिया, और कितने लोगों से आप मिले, और आपने क्या क्या चीज़ें प्रकृति की जो एनालाइज की थी? क्लाइमेट चेंज को लेके पहले मेरी जो राइड थी वो 2000 किलोमीटर की थी हरियाणा में, और उसमें जो हमने यही अकेले ही चले थे? हाँ, मैं साइकिल से मैं अकेला चला था, और उस समय तो शायद आप बीमार नहीं हो गए इस तरह? बिल्कुल ठीक था, और वो बीमार होने से पहले मेरी यात्रा थी। तो उसमें मैंने यही बात करी थी कि भाई जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर मैंने तो जितने भी नेता मिले सबको मैंने कहा जी आप बहुत बढ़िया नेता हो, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आप जैसा विधायक मैंने देखा नहीं है, लेकिन है ना पर्यावरण पर और बात कर लो, जलवायु परिवर्तन पर और बात कर लो। तो जितना भी DC मिले, SP मिले, सबसे जितने भी लोगों से, अधिकारियों से हम लोग मिले। हमारा एक मांग पत्र था, उसमें ये भी था कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने जो उनका घोषणा पत्र है उसमें 30% जो है पर्यावरण की बात करें, जलवायु परिवर्तन की बात करें। क्योंकि हमारे लोग हैं ना, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो रैलियों में, जो हुड्डा ने बोल दिया, जो देवीलाल ने बोल दिया, जो चौटाला ने बोल दिया, जो केजरीवाल ने, राहुल गांधी ने बोल दिया, बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो जब आपकी बात को ध्यान से लोग सुन रहे हैं तो भाई जो ज़रूरी चीज़ है पर्यावरण, उस पर भी बात कर लो,
है ना। आप ये तो ज़रूर बात कर लोगे हिंदू मुसलमान ये वो करके, तो आप इस पे भी बात कर लो ना, उससे तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। जी जी। मान लिया आप देख सको हो भाइयों, कितनी छोटी उम्र में इतनी जो प्रकृति के बारे में सोचने लग रहे हैं भाई साहब। ये 24 साल के हैं मात्र, इनकी एज। इतने हजारों लाखों पेड़ तो अपने जीवन में लगा चुके हैं। और पूरे भारत के अंदर हरियाणा हरियाणा में सिर्फ 2000 किलोमीटर की और एक पूरे इंडिया लेवल की भी जो है साइकिल तक पैदल यात्रा भी कर चुके हैं। एक छोटा सा और अंतिम सवाल है जी मेरा आप तक, शादी वादी मतलब कद के करवाओगे या कुछ मतलब? शादी को लेके भाई मेरा कोई विचार है नहीं, पहले ही मैं बीमार आदमी हूँ। तो शादी को लेके वैसे भी देखो, पहले क्या था कि शादी को लेके ये था कि विरोध, मेरा कुछ विरोधाभास था कि शादियाँ चलती नहीं है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें ये था कि अगर शादियों की बात करी जाए और महिलाओं को आर्थिक आज़ादी दे दी जाए तो 98% शादियाँ टूट जाएंगी। क्योंकि शादियाँ इसलिए चल रही हैं क्योंकि वो महिलाएं डिपेंड है उस पुरुष पर। तो सबसे पहली बात, जब शादी की बात चलेगी तो ये बात भी चलेगी कि महिलाओं को बराबरी की भी बात होनी चाहिए। तो महिलाओं को बराबरी तब होगी जब उनको हम अपनी लड़कियों को, मेरी बहनों की जब मैं ये बात करूँगा कि उनकी शादी तब हो जब वो आर्थिक डिपेंड हो जाएंगी, आर्थिक खुद पे स्वतंत्र हो जाएंगी। आर्थिक स्वतंत्रता सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद वो अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं। तो उसके बाद हम शादी, और ये शादी और इस तरह की चीज़ें सेकेंडरी होनी चाहिए। प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम खुद को अपने स्किल के हिसाब से, वैचारिक के हिसाब से, और ओवरऑल हमारा इतना डेवलपमेंट हो चुका हो कि ये कोई बाधा ना बने, कोई चीज़ें ना हो, कोई छोटे छोटे डिस्प्यूट्स की वजह से आजकल बच्चे फांसियाँ लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं। वो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और उसके पीछे वजह ये है कि वो सही एजुकेशन नहीं है, सही जानकारी नहीं है, उन्हें रास्ते नहीं पता। अगर मेरी लड़ाई मेरी वाइफ के साथ होगी और किसी पड़ोसी ने कोई कमेंट कर दिया तो मेरे को लगता है अब मेरे को मर जाना चाहिए। क्यों मर जाना चाहिए? क्यों ऐसी कंडीशनिंग होगी कि वो उससे ज़्यादा सोच ही नहीं पा रहा है। तो एजुकेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो जब ऐसी एजुकेशन, तो हाँ, मेरा व्यक्तिगत ही है कि मेरा कोई विचार अभी है नहीं, भविष्य में कभी बनेगा तो एक अलग बात है। लेकिन मेरा पूरा जीवन अब मैं ठीक हो जाऊंगा तो भी, नहीं होऊंगा तो भी, बचा हुआ मेरा जो जीवन है वो पर्यावरण को समर्पित रहेगा। स्टैंड विद नेचर को लेके मेरा एक विजन है, स्कूल फॉर इन्वायरमेंट में बनाना चाहता हूँ। पर्यावरण पंचायत करके एक अभियान हम शुरू कर रहे हैं जून में, उस पर हम काम करेंगे। तो मेरा पूरा जीवन इन 3-4 चीज़ों पे है जो सारी की सारी पर्यावरण से जुड़ी है। ये सब चीज़ें कहाँ बनाओगे आप, मतलब स्कूल डेवलपमेंट स्किल के लिए? कहाँ बनेंगी और कब बनेंगी, लेकिन मेरा ये विज़न है, मैं इस पे लगातार सोचता हूँ, काम करता हूँ। जिस भी व्यक्ति से मिलता हूँ तो मुझे नहीं पता कहाँ से रास्ता खुल जाएगा और कहाँ ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन बहुत जल्दी आप ये काम करोगे अभी? वो प्रकृति पर है कि कब संभावनाएं बनेंगी, सिचुएशंस बनेंगी तो चीज़ें हो जाएंगी। जो होता है वो सही समय पे और सही तरीके से ही होता है। जी जी। तो आपने सुन ही लिया भाई साहब की सारी बातें, लोकेश जी की। इतनी कम एज के अंदर इतने माइंडेड बंदे हैं जो मतलब पर्यावरण पे पता नहीं कितने पौधे लगा चुके हैं। और भी मतलब इनसे एक दो, आखिर में आप क्या दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे जी लोकेश? आखिर में भाई कपिल भाई, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है पर्यावरण पर जो काम कर रहे हैं उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, जितने भी साथी कर रहे हैं। और समाज में जो भी आप काम करते हैं उसको इस तरह से करो कि पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो और समाज में एक नई दिशा और दशा पैदा हो। आप अगर पत्रकारिता भी कर रहे हैं तो आपको देख के 10 लोग ये कहे कि हाँ, इस तरह के पत्रकार समाज में होने चाहिए। ऐसी पत्रकारिता आप करो, जो भी आप कर रहे हो उसको ऐसा करो जो समाज के लिए एक आइडल के रूप में आप जाने जाओ, कोई भी व्यक्ति। दूसरा, पर्यावरण की जो भी लोग बात कर रहे हैं वो पेड़ लगाएं, मैक्सिमम लगाएं, लेकिन उससे पहली बात यह है कि कोई भी पेड़ कट रहा हो तो ये सोच के माने कि मेरे ऊपर कोई हथियार चल रहा है और मैं उसके आगे जाके खड़ा हूँ, उसे रोकूँ, उसको कटने से बचाऊँ, तब ये प्रकृति संरक्षित हो पाएगी। नहीं तो बहुत गंभीर समस्या हमारे सामने आने वाली है जिसका अंदेशा भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत गलत दिशा में डाइवर्ट है। मार्केट ने हमें बहुत गलत दिशा में डाइवर्ट कर रखा है, हम बहुत गलत दिशा में दौड़े जा रहे हैं। उस दौड़ को रोकने की ज़रूरत है और सही दिशा में चलने की ज़रूरत है। सही दिशा में चल भी लोगे तो उस दौड़ से ज़्यादा होगी वो। जी जी। तो देख लो भाई, मेरे साथ मौजूद थे लोकेश भाई जी, जिन्होंने मतलब कितनी बढ़िया बात और कितनी मतलब आगे के बारे में सोची, जो नई आने वाली पीढ़ियाँ के बारे में ला लो, इस तरह की चीज़ ला लो। भाई ने 2 साल हो गए थे जितना बीमार थे, किसी थी इंटरव्यू ना दिया था, लेकिन भाई ने थोड़ी रिक्वेस्ट करी और करी, प्रकृति के बारे में दर्शक जानना चाहूँ थे। मैं खुद इन चीज़ां तो भाई विश्वास करूँ, बिलीव करूँ, जा तो मैंने भाई के से थोड़ी बहुत बातचीत करी प्रकृति के बारे में। और भी मतलब आजकल क्या कौन करे, हरियाणवी भाषा में कहावत है, कई आदमी से हैं वो गोस्सा थापा करें
गुस्सा था पा रहे लोकेश भाई उसमें बूंद को नहीं आ गया, उसने सारे ने बूंद खातर खा जा है। तो कई मतलब राक्षस दानव इस धरती पे से पैदा हो रहे हैं जो प्रकृति ने मतलब नष्ट करने में लाग रहे हैं। उनने कोई मतलब को नहीं कि आने वाली पीढ़ी किसी होंगी के होंगी, कितनी बीमारियां होंगी, किस डाल की मतलब किसा संकट है। जिस तरह पीछे लॉकडाउन था 2 साल मतलब कोरोना काल ने एक छोटा सा मतलब खामियाजा पूरा विश्व ने भुगतना पड़ा। सिर्फ गलती चाइना की थी लेकिन उसका खामियाजा पूरे देश ने और पूरे विश्व ने भुगतना पड़ा। छोटे छोटे बालक थे इस डाल की बीमारी जो डर गए थे। तो इसका यो एक कारण था, अगर आप प्रकृति के लिए खिलवाड़ कराएंगे या नेचर से खिलवाड़ कराएंगे तो एक दिन नेचर भी हमारे से खिलवाड़ करेगी। या वीडियो आपने किसी लागी, इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद।